Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today, this is the fifth lecture of body fluids and circulation and it will be the last lecture of body fluids and circulation and इस lecture के साथ साथ जो भी कंसेप्ट इस चैप्टर में थे और जो भी इंपॉर्टेंट था सब कुछ एनसीईआरटी देख के सब कुछ देख के हम इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करेंगे और ये फिफ्थ लेक्चर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। आई होप पहले 4 लेक्चर्स आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे, एक अच्छा नोट बनाया होगा, तभी आप लेक्चर नंबर 5 पे आ गए होंगे। इस पे हम पहले पोर्टल सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल अपार्ट फ्रॉम द मायोजेनिक कंट्रोल, हमारी हार्ट बीट जो है ना, ये दो कंट्रोल्स जो हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, दो कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं, नंबर वन नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स जो एनसीईआरटी पे मेंशन है और उसे थोड़े बहुत एक दो डिसऑर्डर्स उसके बाहर पढ़ेंगे रिलेटेड टू दी हार्ट। ठीक है, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लेक्चर नंबर 5। तो पहले आप लिखोगे पोर्टल वेन। ठीक है, पोर्टल वेन, पोर्टल वेन लिखिए पोर्टल वेन के बारे में। A vein which collects the blood, a vein which collects the blood, which collects the blood, a vein which collects the blood, याद रखना, a vein which collects the blood from some organs, from some organs, from some organs, a vein which collects the blood from some organs but supplies an intermediate organ before the heart, but supplies the intermediate organ before the heart, organ before the heart. A portal vein वो वेन होती है जो कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बट एज अगर नॉर्मली देखेंगे, नॉर्मली कोई भी वेन ये वेन जो है ना, ये ब्लड को डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से लेता है डायरेक्टली इनटू द हार्ट। बट पोर्टल वेन वो वाइन वेन होती है जो कलेक्ट करती है ब्लड फ्रॉम सम ऑर्गन्स। ये पहले इंटरमीडिएट ऑर्गन में उस डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजते हैं, उसके बाद ये हार्ट में जाता है। दिस इज कॉल्ड द पोर्टल वेन, दिस इज कॉल्ड द पोर्टल वेन। ठीक है, a portal vein and its branches, next point आप लिखोगी, a portal vein and its branches is called the portal system. A portal vein and its branches, portal vein plus its branches, ये बनाती है एक सिस्टम, that is called the portal system, that is called the portal system। ठीक है, पोर्टल सिस्टम, ये पॉइंट भी आप लिखेंगे। इन ह्यूमन 2 पोर्टल सिस्टम्स पाए जाते हैं, ह्यूमन्स में 2 पोर्टल सिस्टम्स पाए जाते हैं। इन ह्यूमन्स 2 पोर्टल systems, number one is hepatoportal system, and number 2 is hypophyseal portal system, hypophyseal portal system। मैन में 2 पोर्टल सिस्टम्स पाए जाते हैं, नंबर 1 इज द हेपेटोपोर्टल सिस्टम एंड नंबर 2 इज द हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल वेन कौन सी वेन होती है सर? वो वेन जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ज्यादा कुछ पार्ट से वो ड्रेन करते हैं ब्लड, पहले वो इंटरमीडिएट ऑर्गन में सप्लाई करते हैं, उसके बाद हार्ट में जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला पोर्टल वेन एंड इट्स ब्रांचेस कॉल्ड द पोर्टल सिस्टम। ह्यूमंस में 2 पोर्टल सिस्टम्स पाए जाते हैं, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम एंड हेपेटोपोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे हेपेटोपोर्टल सिस्टम। ठीक है, हेपेटोपोर्टल सिस्टम लिखिए
हेपेटोपोर्टल सिस्टम। हेपर हो गया लिवर, ठीक है, पोर्टल सिस्टम, हेपेटोपोर्टल सिस्टम। पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, हेपेटोपोर्टल सिस्टम में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, दैट इज लिवर एज इंटरमीडिएट ऑर्गन। यहाँ पे लिवर इंटरमीडिएट ऑर्गन होता है, यानी यहाँ पे जो पोर्टल वेन्स होती है ना, वो कुछ ऑर्गन से ब्लड लाएंगी, पहले किस में, लिवर में, लिवर एज इंटरमीडिएट ऑर्गन, आफ्टर दैट कहां पे जाएगा, ब्लड हार्ट में जाएगा, ठीक है। लिवर एज इंटरमीडिएट ऑर्गन, लिवर एज इंटरमीडिएट ऑर्गन, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप यहां पे लिखोगे, हेपेटोपोर्टल वेन कैरीज न्यूट्रिएंट्स रिच डीऑक्सीनेटेड ब्लड। हेपेटोपोर्टल वेन carries deoxygenated blood from gut to liver, so as to regulate, from gut to liver, so as to regulate blood sugar level and change of excess amino acid to urea. Blood sugar level and change excess amino acids into urea। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे हेपेटोपोर्टल सिस्टम में, हेपेटोपोर्टल सिस्टम यहां पे लिवर एज इंटरमीडिएट ऑर्गन काम करता है। हेपेटोपोर्टल वेन कैरी करते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम गट टू लिवर, सो एज टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, एंड ये चेंज करता है एक्सेस एमिनो एसिड इनटू द यूरिया। तो यहां पे हेपेटोपोर्टल सिस्टम में ये जो हेपेटोपोर्टल वेन है ना, ये क्या करते हैं, यहाँ पे लिवर एज इंटरमीडिएट ऑर्गन होता है। ये हेपेटोपोर्टल वेन गट से न्यूट्रिएंट्स रिच डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां तक ले आता है, लिवर में ले आता है, और लिवर वहां पे चेक करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। उसके बाद ये एक्सेस एमिनो एसिड्स को चेंज करता है यूरिया में, फिर ये हार्ट में जाता है। दिस इज कॉल्ड द हेपेटोपोर्टल सिस्टम। हेपेटोपोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो आप लिखेंगे हेपेटोपोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट इज हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम देखिए, नेक्स्ट हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम जो होता है ना, यहां पे पिट्यूटरी एज इंटरमीडिएट ऑर्गन, पिट्यूटरी एज इंटरमीडिएट ऑर्गन, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में पिट्यूटरी एज इंटरमीडिएट ऑर्गन होता है। It transports the releasing factors and inhibiting factors of hypothalamus. It transports releasing factors and inhibiting factors of hypothalamus to adenohypophysis of hypothalamus to adenohypophysis to stimulate or inhibit the secretion of tropic hormones, to stimulate
or inhibit the secretion of tropic hormones. The secretion of tropic hormones. ठीक है, ट्रॉपिक हार्मोन जो आप सभी पढ़ोगे किसमें, हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम की बात हो रही है. पिट्यूटरी एज इंटरमीडिएट ऑर्गन रहता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है रिलीजिंग फैक्टर्स और इनहिबिटिंग फैक्टर्स किसके, हाइपोथैलेमस की टू द एरिनोहाइपोफाइसिस to stimulate the inhibiting and stimulating factors of the tropic hormones. This is the hypophyseal portal system. So we are talking about the portal vein. Portal vein वो वाहिद वेन होती है जो क्या करती है, जो ब्लड लाती है, डिऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है वेरियस बॉडी पार्ट्स से. उसके हार्ट से पहले ये इंटरमीडिएट ऑर्गन्स में सप्लाई करती है टू सम चेंजेस. ठीक है, इसको हम कहते हैं portal vein. उसके बाद मैंने बोला portal vein along with it is branch called the portal system. There are two. There is the presence of two portal system in the human. Number one is the hepatoportal system. Number two is the hypophyseal portal system. अगर हम बात करेंगे hepatoportal system की, यहाँ पे लिवर एज इंटरमीडिएट ऑर्गन रहता है. यहाँ पे इसकी जो वेनस होती है, इस पोर्टल वेन जो होती है ना, वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स रिच डिऑक्सीनेटेड ब्लड किस में लाती है सर, ये लाते हैं इनटू द लिवर. वहां पे एक्सेस ग्लूकोज लेवल चेक होती है और एक्सेस अमीनो एसिड्स यूरिया में चेंज करके फिर वापस से हार्ट में भेज देता है. नंबर टू इज द हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम. पिट्यूटरी एज ए इंटरमीडिएट ऑर्गन, यहाँ पे क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स ऑफ द हाइपोथैलेमस टू द एडेनोहाइपोफाइसिस टू स्टिमुलेट, ठीक है, टू स्टिमुलेट or inhibit the secretion of the tropic hormones. This was all about the portal system या portal vein. ठीक है, portal vein. Next हम लिखेंगे regulation of cardiac activity. Regulation of cardiac activity. Regulation of cardiac activity. पहला पॉइंट आप देखेंगे, apart from the myogenic control, apart from the myogenic control, heartbeat is also regulated by two controls. Heartbeat is also regulated by two controllers. तो अगर हम बात करेंगे ना, जो हार्ट की एक्टिविटी है ना, मैंने पहले बोला हमारा हार्ट मायोजेनिक है क्योंकि यहाँ पे ऐसे नोड खुद पल्स जनरेट करता है, उसमें पोटेंशियल है, वो एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करता है विदाउट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. अपार्ट फ्रॉम द मायोजेनिक कंट्रोल, जो हार्ट बीट है ना हमारी, इसको कंट्रोल करते हैं दो कंट्रोल्स जो हमारी बॉडी में होती है. लाइक अगर कभी फियर होता है, ठीक है, कभी एंगर होता है, शरारत होती है, ठीक है, फियर होता है, खौफनाक कोई चीज आ जाता है, ठीक है, या एक्सरसाइज के दौरान उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ड्यूरिंग द रेस्ट, अगर आप सो जाओगे तो सोने के दौरान हार्ट बीट क्या होती है, वो डिक्रीज होती है. ये दो कंट्रोल्स, अंदर दो कंट्रोल्स प्रेजेंट होते हैं जो हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो मैं बात कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम द मायोजेनिक कंट्रोल, हमारे हार्ट बीट जो है ना, ये दो कंट्रोल से रेगुलेट होती है, इंक्रीज हो जाती है हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है खुद ही ड्यूरिंग एंगर या ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एंगर, फियर. ठीक है, एंगर, फियर. एंड नंबर टू, अगर हम बात करेंगे डिक्रीज, हार्ट बीट खुद ही डिक्रीज हो जाती है, आपको खुद नहीं करनी पड़ती, खुद ही हो जाती है अंदर से during rest. There is a presence of the two controllers जिसकी वजह से इंक्रीज और डिक्रीज होती है हार्ट बीट ड्यूरिंग रेस्ट. ठीक है, ड्यूरिंग रेस्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो चलिए ये दो कंट्रोल्स हम पढ़ेंगे. नंबर वन इज द नर्वस कंट्रोल एंड नंबर टू इज द हार्मोनल कंट्रोल. पहले हम पढ़ेंगे नर्वस कंट्रोल.
सो पहले हम पढ़ेंगे नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल, ठीक है, नर्वस कंट्रोल, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नर्वस कंट्रोल, अगर हम बात करेंगे ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें रेगुलेटिंग सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, रेगुलेटिंग सेंटर is sir medulla oblongata is the regulating center in the autonomic nervous system. As we know, there is a presence or there is parasympathetic nervous system and the sympathetic nervous system, ठीक है। There is parasympathetic nervous system and the sympathetic nervous system. पहले हम यहाँ पे लिखेंगे sympathetic nervous system, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी में काम करता है, ठीक है, याद रखना। और नंबर 2 इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द नर्वस कंट्रोल। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में रेगुलेटिंग सेंटर कौन होता है सर? रेगुलेटिंग सेंटर यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एनर्जी में काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये नॉर्मल कंडीशंस में काम करता है। देखिए यहाँ पे स्पाइनल नर्व के थ्रू ये स्टिमुलेट होता है, स्पाइनल नर्व के थ्रू ये रिलीज करता है, स्पाइनल नर्व के थ्रू ये रिलीज करता है। याद रखना नर्व के थ्रू ये रिलीज करेगा एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ रेगुलेटिंग सेंटर ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आप चल रहे थे और कुत्ते ने अचानक आपके पीछे भागना शुरू किया, अगर आप में एनर्जी भी नहीं होती है ना, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे क्या एक्टिवेट होता है, क्योंकि इमरजेंसी में काम करता है। ये स्पाइनल नर्व के थ्रू रिलीज कराएगा एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। या अगर आपको फियर है या एंगर है, ठीक है, या एंगर है तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी हार्ट बीट, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी हार्ट बीट, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। मेडुला ऑब्लोंगेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये इमरजेंसी में काम करके स्पाइनल नर्व जो है ना ये रिलीज स्टिमुलेट करेगा, स्पाइनल नर्व जो रिलीज करेगा एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जिसकी वजह से इंक्रीज होती है हार्ट बीट। आप खुद यहाँ पे देखना कि कभी कभी जब एंगर होती है, फियर होता है या कुत्ता आपके पीछे भाग देता है तो उस वक्त हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है, वो इसी की वजह से होती है, इसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होती है। इफ वी टॉक अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो नॉर्मली जो काम करता है, नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, ये स्टिमुलेट करता है क्रेनियल नर्व यानी वेगस नर्व को, ठीक है, क्रेनियल नर्व यानी वेगस नर्व, VAGUS, वेगस नर्व क्या करता है? वेगस नर्व रिलीज करेगा, याद रखना, रिलीज करेगा एसिटाइलकोलिन, ये रिलीज करेगा एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एसिटाइलकोलिन करेगा ये रिलीज जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो क्या करेगा? जो डिक्रीज करेगा हार्ट बीट। तो यहाँ पे फेवरेबल और अनफेवरेबल, इमरजेंसी और नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। ये नर्वस कंट्रोल में देख रहा हूँ कि नर्वस कंट्रोल कैसे होता है, हार्ट बीट कैसे इंक्रीज डिक्रीज करता है। देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में रेगुलेटिंग सेंटर होते हैं, वहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मिलता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मिलता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये इमरजेंसी में काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी ये स्टिमुलेट करेगा स्पाइन नर्व को जो रिलीज करेगा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है हार्ट बीट ड्यूरिंग द फियर, एंगर एंड इमरजेंसी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके बाद जब उसके बाद नॉर्मल कंडीशंस आ जाती है, खुद ही हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है, उस वक्त पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होके एक्टिवेट होके ये रिलीज करेगा, ये क्रेनियल नर्व को स्टिमुलेट करके यानी वेगस नर्व रिलीज करेगा एसिटाइलकोलिन, ये एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा जिसकी वजह से डिक्रीज होती है हार्ट बीट, एज एसिटाइलकोलिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। दिस इज द नर्वस कंट्रोल ऑफ द हार्ट। पे कैसे नर्वस कंट्रोल है अपार्ट फ्रॉम द मायोजेनिक हार्ट। अगर हम भले ही बोलेंगे कि जो हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट इट इज
मायोजेनिक, ये खुद ही इसमें पोटेंशियल खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है विदाउट एक्शन स्टिमुलाई, बट इसमें नर्वस कंट्रोल भी है, हार्मोनल कंट्रोल भी है। नर्वस कंट्रोल मैंने आपको पढ़ाया, अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल। अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल। तो लिखिए हार्मोनल कंट्रोल। बेटा ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल अब लिखेंगे और एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हार्मोनल कंट्रोल। अगर हम हार्मोनल कंट्रोल की बात करेंगे, हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करती है हमारी हार्ट बीट, इंक्रीज डिक्रीज करती है। नंबर 1, अगर मैं यहाँ पे किडनी बनाऊंगा, किडनी के ऊपर यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड होता है। एड्रेनल ग्लैंड में एड्रेनल मेडुला होता है। क्या होता है? एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला क्या करता है? ड्यूरिंग इमरजेंसी ये एक्टिवेट होके ये रिलीज करता है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन ये रिलीज करेगा, जिसकी वजह से इमरजेंसी के दौरान इंक्रीज हो जाएगी हार्ट बीट। याद रखना, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी हार्ट बीट, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो ही आप चलते हैं, अगर कुत्ता आपके पीछे भागना शुरू करेगा तो वहां पे हार्मोनल कंट्रोल की बात मैं कर रहा हूं। एड्रेनल ग्लैंड का एड्रेनल मेडुला रिलीज करेगा एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जो इंक्रीज करेगा हार्ट बीट इंक्रीज हो गया तो आपके बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ज्यादा हो जाएगी। जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ज्यादा हो जाएगी, आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, आप ऐसे टिक से भागते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज द थायराइड, ठीक है। दैट इज द थायराइड। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं ना, ये रिलीज करेगा थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये रिलीज करेगा थायरोक्सिन हार्मोन ये रिलीज करता है, जो भी इंक्रीज करता है हार्ट बीट। इसकी वजह से भी इंक्रीज हो जाती है हार्ट बीट इसकी वजह से भी इंक्रीज हो जाती है। सो दीज आर द 2 कंट्रोलर्स जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है। और मैंने पहले बोला नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल में एड्रेनल मेडुला ऑफ द किडनी, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, रिलीज करते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जिसकी वजह से इंक्रीज होती है हार्ट बीट। थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये भी रिलीज करेगा थायरोक्सिन हार्मोन, जिसकी वजह से भी रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से भी इंक्रीज हो जाएगा हार्ट बीट। एंड these are the 2 controllers जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट रेगुलेट हो जाएगी अपार्ट फ्रॉम द मायोजेनिक कंट्रोल। आई होप कि आपने समझा होगा, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए इसको। अब यहां पे लास्ट में रह गया दैट इज द डिसऑर्डर्स। अब आप लिखेंगे डिसऑर्डर्स, लिखिए डिसऑर्डर्स। लिखिए डिसऑर्डर्स। एक सेकंड वेट। नंबर 1 डिसऑर्डर आप लिखेंगे हाई ब्लड प्रेशर, जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। लिखिए, मैं डिक्टेट करूंगा, आप लिखेंगे। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल। ये टर्म है ब्लड प्रेशर की is a term for the blood pressure when the blood pressure is higher than normal. When the blood pressure is higher than normal, याद रखना, higher than नॉर्मल कितना होता है सर? सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। 120/80 होता है। क्या? नॉर्मल इज 120/80। अगर 90/130 हो गया दैट इज हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, दैट इज हाइपरटेंशन। ये हाई ब्लड प्रेशर से टर्म जब नॉर्मल ब्लड से हटके ज्यादा हायर ब्लड प्रेशर हो, ठीक है। 80/120 इज नॉर्मल और 90/120 हो जाएगा, दैट इज हाइपरटेंशन। बट अगर
बट अगर हम बात करेंगे ना 140 90 अगर हो गया दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। और कभी कभी इंसान को, अगर मैं भी अभी तेज तेज बात करूंगा या कुछ करूंगा ऐसे टेंशन हो जाएगा, उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, अगर एक बार मुझे चेक किया गया तो यहाँ पे आ गया 9140 दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। अगर रेगुलर इंटरवल्स में आता है ना उस वक्त हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अगर एक बार कभी आता है ना तो उसको हम हाइपरटेंशन केस नहीं लेंगे। हाइपरटेंशन रेगुलर इंटरवल्स में, अगर वो चेकअप, अगर एक इंसान चेकअप करता है तो उसको ऑलवेज 9140, ठीक है, उसको ऑलवेज 9140 रहता है, 9140 रहता है, तो दैट इज हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की वजह से, और आप देखोगे ना, हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट डिजीजेस होती है और ये वाइटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं, लाइक द ब्रेन एंड किडनी। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है ना, हाई ब्लड प्रेशर एक मोहलिक डिजीज है जिसकी वजह से ब्रेन को भी इफेक्ट पड़ता है, किडनी को भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और हार्ट डिजीजेस भी इसी से हो जाते हैं, ठीक है। तो इट इज गुड फॉर यू कि आप अच्छा डाइट खाइए, ठीक है, जंक ज्यादा यूज नहीं कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज, ओबेसिटी छोड़िएगा, ठीक है। ओबेसिटी आप छोड़ेंगे क्योंकि हमको भी जीना है, ठीक है, हमको भी 60-70 ईयर्स तक जीना है, वरना आज 50, आई थिंक द 50 जो है ना, 50 आज एनफ है इंसान के लिए। जो आज हम खाते हैं, हम जहर खाते हैं। तो हाइपरटेंशन को मेंटेन रखने के लिए आपको अच्छा खाना पड़ेगा और रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो दिस इज द फर्स्ट डिसऑर्डर, दैट इज द हाइपरटेंशन, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। कि ये वो टर्म है जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो। नॉर्मल इज 120/80, ठीक है, और हाई इज 91/40, ठीक है, 140/90, याद रखना। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब आप लिखेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, often referred to as atherosclerosis, CAD, coronary artery disease, also called atherosclerosis, which affects the blood vessels that supply blood to the heart. Which affects blood vessels which supply blood to the heart. We supply blood to the heart. यहां पे मैं बात कर रहा हूं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ये अफेक्ट करती है उन ब्लड वेसल्स को जो हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, जो हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। कॉजेस, ठीक है, या कॉज्ड बाय, ये किसकी वजह से होता है? देखिए, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट डिपोजिशन किसका? नंबर 1 कैल्शियम, फैट, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, which makes the lumen of the arteries narrower. Makes lumen of arteries narrower. तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो ऑल्सो कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, जो अफेक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स को, जो सप्लाई करते हैं
blood to the heart. It is caused by the deposition of the, यानी ये जो blood vessel है ना, अंदर जो एक ल्यूमिन है ना, वहाँ पे deposition of the कैल्शियम होता है, फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फाइब्रस टिश्यू होता है, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पे अगर मैं ब्लड वेसल बनाऊंगा ना, यहाँ पे मैं ब्लड वेसल बनाऊंगा ना, ब्लड वेसल्स के अंदर डिपोजिशन होता है फैट, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू, कैल्शियम का यहाँ पे डिपोजिशन, इसकी वजह से ल्यूमिन जो है ना ब्लड वेसल का, ल्यूमिन जो है ना, ल्यूमिन डिक्रीज हो जाएगा। जब ल्यूमिन डिक्रीज हो जाएगा ना, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहां तक आप लिखिए। देखिए यहां पे ब्लड वेसल में बनाऊंगा, ठीक है, दिस इज ब्लड वेसल, दिस इज ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स के अंदर यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ द फैट, कैल्शियम, और यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ द फैट, कैल्शियम हो जाता है, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एक्टिव फाइब्रस टिश्यू हो जाता है, जो अंदर क्या बनाते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ एथ्रोमा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एथ्रोमा हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एथ्रोमा, दैट इज कॉल्ड एथ्रियोस्क्लेरोसिस, क्योंकि ये एथ्रोमा बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ एथ्रोमा, एथ्रोमा की फॉर्मेशन हो जाएगा, उसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा ल्यूमिन, ल्यूमिन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का ल्यूमिन डिक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड वेसल का ल्यूमिन डिक्रीज हो गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन कौन सी? 75% इस एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। नंबर 1 इसकी वजह से इस्चीमिया हो जाता है, ISCHEMIA, इस्चीमिया हो जाता है, जो एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 2 इससे एंजिना पेक्टोरलिस जब कहते हैं, ठीक है, एंजिना होता है। नंबर 3 इससे मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन यानी हार्ट अटैक, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन होता है, मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन होता है इसकी वजह से, और इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है, और इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज वो डिजीज है जो अफेक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स, उन ब्लड वेसल्स को जो ब्लड करते हैं सप्लाई टू द हार्ट, ठीक है। मैंने बोला इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं क्योंकि देयर इज अ डिपोजिशन, और इस सीडी की वजह से अंदर क्या होता है, अंदर ल्यूमिन इस ब्लड वेसल का डिक्रीज होता है, कम होता है, क्योंकि देयर वहां पे डिपोजिशन हो जाती है किस किस की। नंबर 1 वहां पे कैल्शियम की डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन, फैट्स की डिपोजिशन और फाइब्रस टिश्यू की डिपोजिशन की वजह से वहां पे फॉर्मेशन ऑफ एथ्रोमा बन जाता है, जिससे ल्यूमिन जो है ना डिक्रीज हो जाएगा, और 75% इस्चीमिया इसी से हो जाता है, एंजिना इसी से होता है, मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन इसी से होता है, और हार्ट फेलियर इसी से होता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। इस्चीमिया क्या होता है, एंजिना पेक्टोरलिस क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन क्या होता है, और हार्ट फेलियर क्या होता है। तो चलिए आप लिखेंगे मायोकार्डियल इस्चीमिया, ठीक है, इस्चीमिया और मायोकार्डियल इस्चीमिया। नंबर 1 आप लिखेंगे मायोकार्डियल इस्चीमिया, ठीक है, मायोकार्डियल इस्चीमिया लिखिए। पहला पॉइंट, occurs when blood flow of your heart is reduced, occurs when blood flow of your heart is reduced, when blood flow of your heart is reduced, prevents the heart muscle from receiving enough oxygen, prevents the heart muscle from receiving enough oxygen। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है। मायोकार्डियल इस्चीमिया आकर होती है जब
ब्लड जो है ना, ब्लड फ्लो हमारे हार्ट को रिड्यूस होता है, ब्लड फ्लो हार्ट को रिड्यूस होता है, जो प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से एनफ ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट को नहीं पहुंचती है। उस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इस्चीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इस्चीमिया। ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ द मायोकार्डियल इस्चीमिया? देखिए कॉज, ठीक है, partial or complete blockages of the coronary arteries by the build-up of plaques। अगर हम कॉज देखेंगे मायोकार्डियल इस्चीमिया की, पार्शियल और, याद रखना, पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्लेग, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्लेग, ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्लेग की डिपोजिशन की वजह से, ठीक है, प्लेग की डिपोजिशन की वजह, यहाँ पे प्लेग डिपोजिशन हो गया, ठीक है, प्लेग की डिपोजिशन की वजह से कंप्लीट या पार्शियल ब्लॉकेज होती है उन वेसल्स की जो ब्लड फ्लो करती है, जो ब्लड जो है फ्लो करते हैं इनटू द हार्ट, जिसकी वजह से हार्ट को नॉट एनफ, यानी कम ऑक्सीजन मिलता है, और उस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन कहते हैं, इस्चीमिया कहते हैं, सॉरी मायोकार्डियल इस्चीमिया कहते हैं, मायोकार्डियल इस्चीमिया। अब नेक्स्ट आप लिखोगे मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन, दैट इज हार्ट अटैक, ठीक है। नंबर 2 इज मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन, हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन यानी हार्ट अटैक। और अब हार्ट अटैक की बात करेंगे, जो मैंने पहले ही बोला, मायोकार्डियल इस्चीमिया की वजह से, यानी कंप्लीट या पार्शियल ब्लॉकेज होती है उन वेसल्स की जो सप्लाई करती है ऑक्सीजन, तुझे जो सप्लाई करती है ऑक्सीजन टू द हार्ट, की वजह से कम ऑक्सीजन कम मिलता है हमारी हार्ट को, ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑन द एयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेग, ठीक है। अगर वो प्लेग जो है ना, क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, याद रखना मेरी बात, यहाँ पे प्लेग है, ठीक है, यहाँ पे प्लेग है, अगर प्लेग बर्स्ट हो गया, ये क्या बनाएगा, ये क्लॉट्स बनाएगी इनटू द कोरोनरी आर्टरी, ये क्लॉट्स बनाएगा inside the coronary arteries में ये अंदर क्लॉट्स बनाएगा इस प्लेग की बर्स्ट होने की वजह से, ठीक है, और वहां पे क्या हो जाएगा, so there is zero or very little blood supply of the heart, there is zero or little supply of the heart, supply of blood to the heart, ठीक है। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन यानी हार्ट अटैक की। मैंने बोला जो प्लेग अंदर बनता है, जो मैंने मायोकार्डियल इश्यू में कहा था कि वहां पे अंदर जो है प्लेग बनता है, उस प्लेग की वजह से एनफ ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं मिलती है, इसकी वजह से एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है हार्ट को। अगर वही बर्स्ट हो गए, ये क्लॉट बनाएगी इस ब्लड वेसल के अंदर, तो जहां पे ये जो क्लॉट है ना, ये ब्लड सप्लाई नहीं होने देगा, जीरो ब्लड सप्लाई या लिटिल ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, ठीक है, और उस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन जो हार्ट अटैक होते हैं ना, यहाँ पे होता है डेथ of the part of the cardiac muscle, death of the part of cardiac muscle का एक पार्ट की डेथ हो जाती है, this is a myocardial infarction. So we are talking about the coronary artery disease. उससे पहले हमने पढ़ा था मायोकार्डियल
इस्चेमिया, मायोकार्डियल इस्चेमिया वो कंडीशन है जब हमारे हार्ट को बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई पहुंचती है, इसकी वजह से एनफ ऑक्सीजन हमारी हार्ट मसल्स को नहीं मिलता है। दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेग इनसाइड द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से ल्यूमिनेरो होता है। उसके बाद मैंने बोला मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक का मतलब एक पार्ट अगर कार्डियक मसल का डेथ हो जाए एक पार्ट की, ठीक है, उसको हम मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन कहते हैं। और ये कैसे होता है, अगर यही प्लेग बर्स्ट हो जाएगा, ये अंदर क्लॉट्स बनाएगा, ये अंदर ऐसे क्लॉट्स बनाएगा और इट मींस सो देयर इज जीरो और लेस सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द हार्ट। इसको हम, इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन कहते हैं, आल्सो कॉल्ड द हार्ट अटैक। सिम्टम्स सेवरल चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस, रेस्टलेसनेस, वोमिटिंग आ जाती है, ठीक है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। नंबर 3 आप लिखोगे हार्ट फेलियर। नंबर 3 आप लिखोगे हार्ट फेलियर। एक हो गया हार्ट अटैक, यानी कार्डियक मसल का एक पार्ट की डेथ हो जाना। अब तीसरा है हार्ट फेलियर। देखिए हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। एक कंडीशन है हार्ट की, condition of heart when it is not pumping blood, effectively, which, ठीक है, effectively enough to meet the need of the body, enough to meet the need of the body, need of body, ठीक है। हार्ट फेलियर क्या होता है, वो कंडीशन हार्ट की जब ये ब्लड को पंप नहीं करेगा, उस हिसाब से पंप नहीं करेगा जिस हिसाब से बॉडी को ब्लड चाहिए, ठीक है। दिस इज द हार्ट फेलियर। इट इज समटाइम्स कॉल्ड, याद रखना, इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसको समटाइम्स हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि कंजेशन ऑफ द लंग्स इज द मेन कॉज ऑफ द हार्ट फेलियर। कंजेशन ऑफ द लंग्स क्या हो गया, जब लंग्स में एक्स्ट्रा म्यूकस और फ्लूइड जमा हो जाएगा ना, उसकी वजह से ये वो मेन कॉज है हार्ट फेलियर का। That is why it is called sometimes it is called the congestive heart failure। ये वो कंडीशन है जब हार्ट इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं करता है, जो बॉडी नीड्स को, यहाँ पे बॉडी नीड्स को रिक्वायर नहीं करता है, जो बॉडी नीड्स के साथ रिक्वायर नहीं हो जाता है। दिस इज द हार्ट फेलियर। यहाँ पे 3 कोरोनरी आर्टरीज हमने पढ़ी है, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस। नंबर 1 हमने पढ़ा मायोकार्डियल इस्चेमिया, नंबर 2 मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन यानी हार्ट अटैक, नंबर 3 हमने हार्ट फेलियर पढ़ा। अब नंबर 4 आप लिखेंगे एंजिना पेक्टोरिस। एक सेकेंड, ठीक है, लिखिए एंजिना पेक्टोरिस। देखिए पहला पॉइंट, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कॉज इसका लिखिए, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, सो डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है किसका, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी का एथेरोस्क्लेरोसिस होता है
जिसकी वजह से क्या होता है, सो डिक्रीज्ड ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट मसल, सो डिक्रीज्ड blood and oxygen supply to heart muscles, supply to heart muscles, ठीक है। जब हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई कम हो जाती ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, इसको हम एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं, एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। सो डिक्रीज द ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, जब हार्ट सप्लाई में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, यानी वहां पे डिपोजिशन होता है, जो मैंने पहले ही बोला, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, फैट और वहां पे कोलेस्ट्रॉल की और फाइब्रस टिश्यू की, ठीक है। जब वहां पे कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, इसको हम कोरोनरी स्क्लेरोसिस भी कहते हैं, सो उसकी वजह से डिक्रीज होता है ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। दिस इज द एंजिना पेक्टोरिस। ये जो एंजिना पेक्टोरिस है ना, मोस्ट कॉमन मिडल मैन, एल्डर मैन एंड वुमेन। मोस्ट कॉमन अगर हम देखेंगे ना, मोस्ट कॉमन ये होता है किस किसके, एक तो मिडल मैन, एल्डर मैन एंड वुमेन, मिडल मैन, एल्डर मैन एंड वुमेन। These were the coronary artery disease। नंबर 1 हमने पढ़ा इसमें मायोकार्डियल इस्चेमिया, नंबर 2 हमने पढ़ा मायोकार्डियल, एक तो पहले पढ़ा मायोकार्डियल इस्चेमा, नंबर 2 मायोकार्डियल इंफार्क्शन, नंबर 3 हमने इसमें पढ़ा हार्ट फेलियर, एंड नंबर 4 एंजिना पेक्टोरिस, आई होप कि ये 4 कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपके टिप ऑफ द टंग होंगे और आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, पी, ठीक है, पी जो आप फिल्मों में देखते हो, पी दैट इज कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट जब एकदम से हमारा हार्ट काम करना, पूरा हार्ट काम करना बंद करेगा ना, दैट इज कॉल्ड द कार्डियक अरेस्ट। डेथ ऑफ कंप्लीट कार्डियक मसल, अल्लाह बचाए, डेथ ऑफ कंप्लीट कार्डियक मसल की डेथ होने को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट और जीरो कार्डियक आउटपुट, अल्लाह बचाए, ठीक है। जीरो कार्डियक आउटपुट भी जो है ना, ये इसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, जब पूरी हार्ट के मसल्स उनकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट आप लिखोगे रूमेटिक हार्ट डिजीज, आप नेक्स्ट लिखोगे। रूमेटिक हार्ट डिजीज लिखिए, permanent damage of heart valves due to the rheumatic fever, permanent damage of heart valves का permanent damage, ठीक है, heart valves due to the rheumatic fever caused by streptococcus bacteria, जब परमानेंट डैमेज हो जाएंगे हार्ट के बाइकस्पुट, ट्राइकस्पुट, सेमिलोनर वालों, ठीक है, उनके परमानेंट डैमेज होना ड्यू टू द rheumatic fever caused by the streptococcus bacteria। रूमेटो फीवर कॉज करता है, इसकी वजह से परमानेंट डैमेज होता है हार्ट वाल्व्स की, उस कंडीशन को हम रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। अल्लाह इन डिजीजों से बचाए, ठीक है। सिम्टम्स क्या होता है,
मेडिकल जॉइंट पेन, थ्रोट इन्फेक्शन एटसेट्रा इसमें सिम्टम्स होते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लिखोगे कंजेनिटल हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज हमने पढ़ा, अब है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ये लास्ट आप लिखोगे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। कंजेनिटल हार्ट डिजीज की हम बात करेंगे, ठीक है। लिखिए कॉज ड्यू टू द जर्मन मीजल्स वायरल इंफेक्शन इन द मदर। caused due to the German measles viral infection in mother, viral infection in mother इस वायरस से भी हो जाता है, इस माँ में ये congenital heart disease होती है। और intake of certain harmful drugs during early months of pregnancy, intake of certain harmful drugs in early months of pregnancy। याद रखना, in early months of pregnancy, in early months of the pregnancy हमारी जो माँ बहनें हैं, ठीक है, हमारी बहनें जो है ना, ये क्या करते हैं, ये certain harmful drugs like the aspirin, like the पेन किलर्स खाती है, उसकी वजह से भी ये congenital heart disease हो जाती है। और एक इन्फेक्शन से, that is a German measles infection, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ये रिड्यूस करता है मेटाबॉलिज्म एंड जनरली इट इज फैटल। रिड्यूस करता है मेटाबॉलिज्म, reduce metabolism in the mother, reduce metabolism in mother and जनरली ये फैटल होता है, जनरली ये खतरनाक डिजीज होती है, जनरली फैटल ही होता है। So this is congenital heart disease. This was all about the today's lecture, as हमने आज इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को भी और मुझे भी, क्योंकि हम बहुत कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ मैंने आपको पहले ही वादा किया, एक एक कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो 6 चैप्टर है, टिप ऑफ द टंग आपके होने चाहिए, वो आपके टिप ऑफ द टंग पे हो जाएगा जब आप लास्ट में देखोगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा और वो चीजें आप मेंशन करोगे जो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे भी प्रिपरेशन आ जाएगी और आप भी अच्छा बन पाओगे, ठीक है, और बनोगे। यहाँ पे मेरी तबीयत बहुत खराब थी, उसके बावजूद भी मैंने आपके सामने ये क्लासेस दी, ठीक है। और यहाँ पे 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किया। नंबर 1 इज द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एंड नंबर 2 यहाँ पे हमने कंप्लीट किया बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर पे यहाँ पे जाएंगे, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, यानी जिसको आप कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ द हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। वहां पे हम कल पढ़ेंगे पहला लेक्चर और उसको भी इसी 4-5 लेक्चर्स में हम उसको कंप्लीट करेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे। इस कंसिस्टेंसी के साथ मुझे 11th-12th ज़ूलॉजी 3 महीने में इसको मैंने कंप्लीट करना है और एक एक कंसेप्ट मुझे यहाँ पे आपको पढ़ाना है। और किसी भी रीजन से अगर आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे ना, पहले ये मैं किस्मत वाला हूं कि अगर आप नोट्स बनाओगे और मुझसे पढ़ोगे, अच्छी कमेंट करोगे, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और एनर्जी के साथ, एंथुसियाज्म के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे और इसी एनर्जी के साथ 4-5 लेक्चर्स में उसको भी निपटाएंगे। थैंक यू सो मच।